हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, सूचना सहायक भर्ती के नवनियुक्त सूचना सहायकों के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 13/8/2025 को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। उसमें से कुछ सूचना सहायकों ने पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है, लेकिन साथियों अधिकतर सूचना सहायकों के द्वारा अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया गया है। तो साथियों, जिन सूचना सहायकों ने कार्य ग्रहण कर लिया है या नहीं किया है, सभी के दोस्तों बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे आपके द्वारा कमेंट किए गए हैं। उनके आधार पर दोस्तों आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। वैसे साथियों, सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति से लेकर अब तक जिस भी प्रकार के आपके सवाल है, सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया गया है और आगे भी दोस्तों आपको पूरी हेल्प की जाएगी। उसी कड़ी में साथियों, सूचना सहायक भर्ती के नवनियुक्त सूचना सहायकों के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे थे, उन सभी सवालों के आसान जवाब दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाले हैं और उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा जो सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं उनसे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती के नवचयनित सूचना सहायकों के द्वारा जो मुख्यतः सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों, कार्यग्रहण के समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कार्यग्रहण की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, कार्यग्रहण कहाँ पर करना है, कार्यग्रहण की रिपोर्ट कैसे विभाग को भेजनी है, कार्यग्रहण की रिपोर्ट हमें स्वयं भेजनी होगी या डिपार्टमेंट भेजेगा, ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगी, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम है, कहाँ पे कम है, हमें डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला। सीनियरिटी को लेकर भी अभ्यर्थियों को काफ़ी सवाल है, क्या मेरिट के आधार पर सीनियरिटी रहेगी या कार्यग्रहण करने के आधार पर, क्योंकि साथियों काफ़ी अभ्यर्थियों के सीनियरिटी को लेकर सवाल आ रहे थे। वैसे मैंने वीडियो बनाकर दोस्तों आपको पहले बताया था, लेकिन फिर भी साथियों आपके काफ़ी सवाल सीनियरिटी को लेकर है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही नवचयनित सूचना सहायकों के द्वारा ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में भी काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं, उसका भी दोस्तों आपको इसमें तोड़ बताया जाएगा, किस प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफर और ट्रांसफर होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी नवचयनित सूचना सहायक है, किसी कारणवश या तो दोस्तों वो कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से रिलीव नहीं हो पा रहे, या कोई सरकारी नौकरी में है वहाँ से रिलीव नहीं हो पा रहे, और जो तय किया गया समय 30 दिन में ज्वाइन नहीं करते तो उनके साथ क्या होगा, उनको यदि एक्सटेंशन लेना हो तो किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी होगी। ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। यदि आपके भी इस प्रकार के सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कार्यग्रहण और दस्तावेज सत्यापन और कार्यग्रहण की रिपोर्ट के संबंध में। तो साथियों, मैं आपके लिए एक सैंपल एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन के आधार पर दोस्तों आप भी इस प्रकार के एप्लीकेशन बनाकर किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपको पदस्थापित किया गया है उसमें कार्यग्रहण कर सकते हैं। ये साथियों मैं सूचना सहायक भर्ती के लिए बता रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम भर्ती के अभ्यर्थियों को भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी होगी। साथियों, सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन, आप जिस भी विभाग में आपको अपॉइंटमेंट किया गया है, जहाँ पे आपका पदस्थापन किया गया है, उसकी कार्यालयाध्यक्ष का सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन में आपको संबोधन करना होगा। मैं उदाहरण के तौर पे साथियों श्रीमान आयुक्त महोदय जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दोस्तों ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। जहाँ पे आपका पदस्थापन हुआ है वहाँ के विभागाध्यक्ष के नाम से आपको दोस्तों एप्लीकेशन लिखना है, नीचे विभाग का नाम लिखना है। उसके बाद विषय में साथियों जिस पद के लिए आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसमें सूचना सहायक पद पर कार्य ग्रहण के संबंध में आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसके बाद विभाग के पत्र क्रमांक जो आपका नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किया गया है उसको संदर्भ में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपको पत्र क्रमांक और कौन से दिनांक को आपका नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हुआ है उसका विवरण देना है। तो साथियों अपना अपना जो नियुक्ति और पदस्थापन आदेश है सबसे पहले उसको चेक कर ले, उसमें आपके जो क्रमांक क्या है और कितने तारीख का आपको पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। जहाँ तक साथियों सूचना सहायक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश क्रमांक और दिनांक एक समान है। फिर भी साथियों एक बार आपका नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जरूर चेक करें। उसके बाद साथियों आगे लिखना है, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग जयपुर के द्वारा जारी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जो पत्र क्रमांक ऊपर दिए गए हैं वह आपको ऐसे कैसे लिखना है, कितने तारीख को जारी हुआ है। उसके बाद अभ्यर्थी को नाम लिखना है, नियुक्ति और पदस्थापन आपका सूचना सहायक के पद पर हो रहा है, कौन से विभाग में हो रहा है उसका विवरण आपको देना है। तो साथियों मैंने कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण में दोस्तों पदस्थापन के लिए एप्लीकेशन लिखी है, तो मैंने यहाँ उसका नाम लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है, अतः श्रीमान जी उक्त आदेश की अनुपालना में जो ऊपर आदेश था उसकी अनुपालना में आज दिनांक जिस दिन आप ज्वाइन करने वाले हैं, मध्याह्न पूर्व कर रहे हैं या मध्याह्न पश्चात, उसमें आपको लिखना है। तो साथियों जैसे आपको सोमवार को 18 अगस्त को ज्वाइन करने वाले हैं और दोपहर 1:30 बजे से पहले आप कार्यालय में उपस्थित दे रहे हैं तो मध्याह्न पूर्व आपको लिखना है, और 1:30 बजे के बाद दोस्तों आपको मध्याह्न पश्चात लिखना है। उसके बाद लिखना है, कार्यालय समय में अपने उपस्थित दे रहा हूँ, मुझे सूचना सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाने का श्रम करे। संलग्न में साथियों आपको जो नियुक्ति आदेश और पदस्थापन आदेश की प्रति लगानी है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो आपने मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया है, पुलिस वेरिफिकेशन, साथ ही शपथ पत्र जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनने वाला है, ये सभी दोस्तों आप इसमें लगा दें। उसके बाद दिनांक लिखे, बहुदय के नीचे अपना सिग्नेचर करें, नाम लिखे, पद सूचना सहायक आ जाएगा, आपका रोल नंबर, मेरिट क्रमांक और मोबाइल नंबर जरूर लिखे। इसके बाद एप्लीकेशन के साथ साथियों आपको सारे ये दस्तावेज इसके साथ संलग्न करें, ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ रखें, अपनी पहचान आईडी अपने साथ रखें, और जो भी सक्षम अधिकारी है उनके सामने दोस्तों आप उपस्थित हो और ये एप्लीकेशन उनको दे। तो साथियों वह
सबसे पहले जो भी उनसे सवाल जवाब करना है वो कर लेंगे, अन्यथा दोस्तों इस पर मार्क करेंगे। मार्क जो भी उनका इस्टेब्लिशमेंट है उसको मार्क कर देंगे। उसके बाद जो भी उनका इस्टेब्लिशमेंट उनके ऑफिस का देख रहे हैं, उनके जो भी बाबू है या कोई भी कर्मचारी है, वह दोस्तों इसको लेकर एप्लीकेशन को यहाँ पर उनके आवक पत्र जो इनवर्ड वाला उनका रजिस्टर होता है उसमें एंट्री कर लेगा। एंट्री करने के बाद उसकी सील लगा देगा। तो साथियों आपको कार्य ग्रहण करने के लिए उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करके आपका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा और आपके सिग्नेचर करवा लिए जाएंगे, यानी आपकी उसी दिन से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन साथियों ये जो एप्लीकेशन है इसमें इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा मार्क होने और इस पर सील लगने के बाद इसकी एक फ़ोटो प्रति आप जरूर ले लें, जो आपके भविष्य में काम आ सकती है। साथ ही दोस्तों आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजोगे उसके साथ भी ये एप्लीकेशन भेजनी होगी। तो ज्वाइनिंग करने के बाद फिर आपको उसके बाद कार्यग्रहण की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्रेषित करनी होगी। एक अपने स्तर से प्रेषित करनी होगी, दूसरी दोस्तों संबंधित विभाग द्वारा आपको भिजवानी होगी। लेकिन इससे पहले कार्यग्रहण और कार्यग्रहण के बाद जो ऑफिस का रजिस्टर होगा उसमें सिग्नेचर को लेकर भी अभ्यर्थियों को काफ़ी संशय है। साथियों यहाँ पर सिग्नेचर के लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थियों के सवाल है, यहाँ हिंदी में करने, इंग्लिश में करने, रजिस्टर में कौन से करने, हमने दस्तावेजों में सत्यापन के समय वो किया है, फॉरम में वो किया है। तो साथियों मेरा मानना यही है, जो आपने फॉरम और दस्तावेज सत्यापन के समय जो आपने इस पूरी भर्ती में एक समान जो सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर साथियों आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में करने हैं। आप हिंदी में कर रहे हैं तो रेगुलर आप हिंदी में करें और इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में करना है। बात करें कार्यग्रहण के बाद जो रजिस्टर में आपको सिग्नेचर करने हैं वो कौन से करने हैं, तो साथियों जो आपने एप्लीकेशन में किया है, जो कार्यग्रहण की एप्लीकेशन है वही सिग्नेचर आपको कार्यालय के रजिस्टर में करना है। क्योंकि साथियों आपके सिग्नेचर में कहीं पे भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप सिग्नेचर बदलना चाहते हैं तो साथियों ज्वाइनिंग कर ले। ज्वाइनिंग के बाद जो जनवरी से नया रजिस्टर विभाग द्वारा अटेंडेंस के लिए बनाया जाता है उसमें अपनी सुविधा के अनुसार अपने सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। लेकिन साथियों अभी किसी को भी अपने सिग्नेचरों में चेंज नहीं करना है। साथियों यहाँ मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात ज्वाइनिंग करने को लेकर भी काफ़ी साथियों के सवाल आ रहे थे। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा ये डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है। आप दोस्तों यदि 1:30 बजे से पूर्व दोस्तों आप कार्यालय में पहुंच जाते हैं तो आपको मध्याह्न पूर्व वैसे भी ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन कई विभागों में साथियों शाम तक भी आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ दोस्तों अधिकारी पर निर्भर करता है आपको मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण करवाए या मध्याह्न पश्चात। लेकिन साथियों नियम यही होता है 1:30 बजे से पहले आप पहुँचते हैं तो आपका मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण करवाएंगे और 1:30 बजे के बाद पहुँचते हैं तो मध्याह्न पश्चात आपका कार्यग्रहण होगा। लेकिन साथियों इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर ले तो आपको पूरे दिन की सैलरी आपकी लागू होगी, मध्याह्न पश्चात कार्यग्रहण होते हैं तो आधे दिन की आपकी सैलरी लागू होगी। लेकिन कार्यग्रहण की दिनांक आप दोस्तों मध्याह्न पूर्व करें या मध्याह्न पश्चात दोनों की सेम रहेगी, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने दोस्तों मेरिट में किसी प्रकार कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। पहले कार्यग्रहण करेगा तो उसको पहले सीनियरिटी मिलेगी या बाद में कार्यग्रहण करेगा तो उसको बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों सीनियरिटी लिस्ट बनती है वह मेरिट के आधार पर बनती है, न कि कार्यग्रहण के आधार पर। साथियों आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। यदि कोई 15 दिन बाद 20 दिन बाद भी यदि ज्वाइन करता है तो उसकी भी सीनियरिटी वही रहेगी जो उसकी मेरिट है, यानी मेरिट के आधार पर सीनियरिटी रहेगी। आपके कार्यग्रहण से दोस्तों कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों आप कार्यग्रहण पहले करें या बाद में करें, दोपहर बाद करें या दोपहर से पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के 350 के लगभग पद होल्ड रखे गए हैं, उन पर भी अभी नियुक्ति और पदस्थापन करने हैं। तो उन साथियों की भी सीनियरिटी वही रहेगी जो उनकी दोस्तों मेरिट है, यानी मेरिट के आधार पर आपकी सीनियरिटी तय की गई है। तो साथियों कार्यग्रहण की एप्लीकेशन इस प्रकार की होगी। तो कार्यग्रहण की एप्लीकेशन का डेमो दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको एक डमी एप्लीकेशन के द्वारा बताया। इस प्रकार की कार्यग्रहण के लिए एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट में दोस्तों आपका पदस्थापन हुआ है उसके कार्यालयाध्यक्ष के नाम से। इसके बाद बात करें दोस्तों कार्यग्रहण की रिपोर्ट के संबंध में, तो कार्यग्रहण की रिपोर्ट आपको श्रीमान आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग IT बिल्डिंग तिलक मार्ग जयपुर को भेजनी है। तो उनके लिए एक इस प्रकार की एप्लीकेशन आपको स्वयं के लिखनी होगी। तो साथियों ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको जैसा मैटर उसमें लिखा था वैसा ही मैटर आपको यहाँ देना है। लेकिन साथियों इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना है। जैसे साथियों सूचना सहायक पद पर कार्यग्रहण संभालने की रिपोर्ट के संबंध में लिखना है, वहाँ कार्यग्रहण के संबंध में था, यहाँ पर ये चेंज होगा। विभाग का पत्र क्रमांक दोस्तों सेम टू सेम होगा। उसके बाद साथियों आपको आगे संबोधन में महोदय लिखते हुए उपरोक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन के सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग जयपुर के द्वारा जारी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश क्रमांक जो ऊपर दिया गया है उसके अनुसार 13/8/2025 को क्रम संख्या 1 पर अभ्यर्थी का या कार्यग्रहण करने वाले सूचना सहायक को अपना नाम लिखना है। नियुक्ति पदस्थापन सूचना सहायक के पद पर जिस कार्यालय में आपका पदस्थापन किया जा रहा है कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण में की गई है, यानी साथियों मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए ऊपर एप्लीकेशन लिखी थी उसी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट में प्रेषित करने वाला हूँ। अतः श्रीमान जी उक्त आदेश की अनुपालना में आज दिनांक यहाँ पर साथियों जिस दिन के आप कार्यग्रहण करने वाले उस दिन की दिनांक लिखे, मध्याह्न पूर्व किया या मध्याह्न पश्चात, और उसका नियुक्ति और पदस्थापन कार्यालय में सूचना सहायक के पद पर कार्यग्रहण कर लिया है। यहाँ पर ये चेंज करना साथियों कार्यग्रहण कर लिया है जिसकी सूचना रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है।
ये साथियों आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अब इसके साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं वह इस प्रकार है। तो साथियों संलग्न में जो दस्तावेज इसके साथ लगाकर आपको मेल करने हैं उनकी सूची इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों आपने जो सूचना सहायक पद पर कार्य ग्रहण की एप्लीकेशन इस्टेब्लिशमेंट को दी है उस पर सील साइन होने के बाद आपने एक फ़ोटो प्रति उसकी ले ली होगी। वह फ़ोटो प्रति आपको पास रखनी है। उसको सबसे पहले ऊपर लगाना है। उसके बाद नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश की प्रति लगानी है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगाना है, पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र, इन सब की फोटोकॉपी के साथ दोस्तों कार्यग्रहण की रिपोर्ट आपको प्रेषित करनी होगी। नीचे साथियों दिनांक लिखे या अभ्यर्थी को सिग्नेचर करे, अपना नाम लिखे, सूचना सहायक पद हो जाएगा, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक और मोबाइल नंबर आप जरूर डालें। इस एप्लीकेशन को आपको किसी से भी वेरीफाई नहीं करवाना है। आपको दोस्तों इसके साथ जो ऊपर दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें आपके कार्यग्रहण की एप्लीकेशन जो वहाँ के अधिकारी द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए, उस पर सील होनी चाहिए। साथ ही नियुक्ति और प्रतिस्थापन की प्रति, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र की फोटो प्रति आपको इसके साथ संलग्न करके जो आपको मेल आईडी दी गई है oic.stt.rajasthan.gov.in उस पर मेल करनी है। ये मेल साथियों आपकी पर्सनल मेल आईडी से करनी है। जो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसी मेल आईडी से आपको ये प्रेषित करनी है। लेकिन साथियों एप्लीकेशन में पत्र क्रमांक एक बार आप जरूर चेक कर ले। जो आपका नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किया गया है सबसे ऊपर उसमें क्रम संख्या दी गई है। ये क्रम संख्या आप सही से देख कर लिखे और किस दिन यानी 13/8/2025 को सभी सूचना सहायक और प्रतिस्थापन आदेश जारी किया गया था। तो तारीख दोस्तों लगभग सभी की सेम है। ये एप्लीकेशन साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया 2 प्रति तैयार करनी है। एक प्रति आपको वहाँ देनी है कार्यालयाध्यक्ष के नाम से, दूसरी प्रति जो मैंने दोनों एप्लीकेशन आपको बता दी है, दूसरी प्रति साथियों आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग IIT बिल्डिंग तिलक मार्ग जयपुर को आपको भेजनी है, जिसके मेल आईडी से आपको प्रेषित करनी है। साथियों ऑफलाइन भेजने की आवश्यकता नहीं है। oic.stt.rajasthan.gov.in इस पर आपकी मेल आईडी से आप भेज दें। साथियों इसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात करें, इसको लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थियों को अभी भी सवाल है। तो साथियों अभ्यर्थी द्वारा जो भी प्रस्तुत किया जाने वाला निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप दोस्तों इसका निर्धारित प्रारूप है, जिसका प्रारूप दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। कई हॉस्पिटल वाले दोस्तों अपना फॉर्मेट भी देते हैं, लेकिन फॉर्मेट लगभग सभी समान है। जहाँ से साथियों आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में आपको OPD की पर्ची जरूर कटवानी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जैसे भी दोस्तों उनकी पर्ची कटती है। जिस प्रकार से अपन सामान्य को दवाई लेने जाते हैं जब पर्ची कटाते हैं, वैसे पर्ची जरूर कटवानी है। वह नंबर होना जरूरी है, क्योंकि साथियों यदि आपका मेडिकल प्रमाण पत्र बना है तो उसका रिकॉर्ड भी उनके हॉस्पिटल में होना जरूरी है, क्योंकि साथियों कभी भी कोई जाँच होती है तो वह प्रमाण के रूप में आपका काम करता है। तो साथियों जिस भी हॉस्पिटल से आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाते हैं वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उसको वेरीफाई करवाना है। उसके बाद उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उसको वेरीफाई करवाना होगा। या साथियों महिला अभ्यर्थी जो सूचना सहायक पद पर चयनित हुई है उनको महिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है। उसके बाद उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद का कोई भी चिकित्सा अधिकारी है तो उससे आप दोस्तों वेरीफाई करवा सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आप चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जो ज्वाइनिंग के समय दोस्तों आपको आवश्यक रूप से साथ लेकर जाना है, इसके बिना आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों आपने करवा लिया होगा, और नहीं करवाए तो दोस्तों 1-2 दिन में आप पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा ले। ज्वाइनिंग के समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा जाएगा। तो साथियों यहाँ तक आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कार्यग्रहण करते समय आपको कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, कार्यग्रहण की रिपोर्ट कैसे प्रेषित करनी है, सीनियरिटी का निर्धारण कैसे होगा, सभी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ तक आपको दी है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको कितना सहायता मिली है। साथ ही बात करें दोस्तों अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक्सटेंशन आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बात करें जिन अभ्यर्थियों कहीं दोस्तों आप जॉब कर रहे हैं या कहीं दोस्तों आप सरकारी नौकरी में हैं और आप सूचना सहायक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन साथियों वहाँ से आप रिलीव नहीं हो पा रहे या कोई और विशेष कारण हो सकता है जिसके कारण से आप अभी कार्यग्रहण करने में सक्षम नहीं है और एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के मुख्यालय पर यानी जयपुर आकर दोस्तों आपको एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन को आपको अप्रूव करवाना होगा और अप्रूव करवाने के बाद दोस्तों विभाग को उचित लगता है तो साथियों आपको कार्यग्रहण करने में राहत प्रदान कर सकता है, आपको एक्सटेंशन दे सकता है। वह साथियों डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है आपकी स्थिति क्या है, किस कारण से आप एक्सटेंशन ले रहे हैं और कितने दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके आधार पर दोस्तों डिपार्टमेंट एक बार में 45 दिन का आपको ज्वाइनिंग करने की छूट दे सकते हैं। तो साथियों एक बार आप जरूर डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि आप दोस्तों एक्सटेंशन ले रहे हैं उसकी वाजिब मांग है तो साथियों डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सटेंशन डेट आपकी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद बात करें साथियों नवचयनित सूचना सहायक हो या प्रोग्रामर, सभी की दोस्तों ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ट्रांसफ़र कब होते हैं, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या है। तो साथियों इसके लिए जब भी राजस्थान सरकार के द्वारा बैंक खोले जाते हैं, ट्रांसफ़र बैंक खोलने के बाद सभी विभागों में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं।
और विभाग में तो कार्य दोस्तों 4th क्लास से लेकर उच्च अधिकारी तक सभी के ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा नहीं है ट्रांसफ़र नहीं होते, ट्रांसफ़र साथियों एक बार ट्रांसफ़र बैंड खोलते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन साथियों जिस जगह की डिमांड कर्मचारी अधिकारी द्वारा की जाती है उस जगह पद खाली रहने पर ही और दोस्तों विभाग को उचित लगता है तो ही ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि जिस विभाग में पहले से दोस्तों कर्मचारी अधिकारी कार्यरत कर रहा है और वहाँ पर दोस्तों उसके ट्रांसफ़र से किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो वहाँ ट्रांसफ़र में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन साथियों ईजिली आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे आसान तो दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी अभ्यर्थी दोस्तों एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अभी पदस्थापन हुए हैं तो आपका आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक कर्मचारी के स्थान पर दूसरा आता है और दूसरा उसकी जगह जाता है तो उसमें विभाग को ट्रांसफ़र करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी ट्रांसफ़र बैंड खुलेंगे तो साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपके बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएंगे। बस दोनों कर्मचारी को दोस्तों संयुक्त रूप से एक एप्लीकेशन विभाग को देनी होगी और जो भी फॉर्मेलिटी होती है चाहे विधायक हो या मंत्री जिसकी डिजायर लगती है वह डिजायर आप लगा सकते हैं। पर दोस्तों आसानी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन साथियों उसके लिए सबसे पहले आपको कार्यकरण करना होगा, ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप राज्य कर्मचारी हो गए तब जाके दोस्तों आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र होंगे। आप दोस्तों अभी ज्वाइन भी नहीं करें उससे पहले ट्रांसफ़र करवाना या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो दोस्तों वह अभी संभव नहीं होगा। तो इसलिए साथियों एक बार आप कार्यकरण कर ले, कार्यकरण करने के बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन लगा दें। उसके बाद जब भी ट्रांसफ़र बैंड खुलेंगे क्योंकि साल में दोस्तों एक बार तो कम से कम खुलता ही है तो उसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद साथियों कुछ चयनित अभ्यर्थियों के सवाल है कि हमें डिपार्टमेंट ठीक नहीं मिला, डिपार्टमेंट क्या पता किस आधार पर अलॉट किया गया है। तो साथियों डिपार्टमेंट अपने कोई फिक्स डिपार्टमेंट नहीं होता। इसके लिए साथियों मैंने आपको कई बार बताया अपना मूल डिपार्टमेंट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग है। जिस विभाग में आपका पदस्थापन किया है वह साथियों अस्थायी है, कभी भी दोस्तों आपको वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। साथियों जब तक अपन नौकरी करेंगे तब तक दोस्तों अपन को अलग अलग डिपार्टमेंटों में कार्य करना होगा, एक डिपार्टमेंट अपना फिक्स नहीं है। इसलिए इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। साथियों डिपार्टमेंट सभी अच्छे होते हैं क्योंकि राजस्थान सरकार के सभी डिपार्टमेंट है और अपन को राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंटों में कार्य करना होगा। लेकिन साथियों अपना मूल डिपार्टमेंट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग का रहेगा। इसलिए साथियों सारे नियम नियमावली सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की चलेगी। कब आपको कौन से डिपार्टमेंट में लगाना है, कब आपका ट्रांसफर करना है, आपकी सीनियरिटी प्रमोशन सभी दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा किए जाएंगे। इसलिए साथियों जिस भी डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी गई है वहाँ आराम से आप कार्यकरण करें और मज़े से दोस्तों नौकरी करें, नौकरी करने का आनंद ले। किसी प्रकार से दोस्तों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करें साथियों वर्कलोड की तो अधिकतर सभी डिपार्टमेंटों में दोस्तों आजकल ऑनलाइन काम होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है, किसी में कम। लेकिन साथियों उससे आपको बिल्कुल भी हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिए गए कार्य को समय से करना है, 9:30 से लेकर 6 बजे तक ड्यूटी करनी है। हो सकता है दोस्तों किसी डिपार्टमेंट में आपको अलग टाइम मिले, लेकिन 95% डिपार्टमेंटों में साथियों 9:30 से लेकर 6 बजे तक का आपको टाइम मिलेगा। साथ ही दोस्तों शनिवार संडे की छुट्टी भी मिलेगी। कुछ डिपार्टमेंट जैसे 5% दोस्तों मैं बता रहा हूँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ 6 डे वीक हो सकता है, अन्यथा दोस्तों सभी में 5 डे वीक चलता है। उसके अलावा साथियों राजस्थान सरकार द्वारा जो भी राजकीय अवकाश घोषित किए गए हैं वह सभी अवकाश आपको मिलेंगे। साथियों कार्यकरण करने के बाद 10-15 दिन आपको थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि साथियों नई जगह और नए लोगों के साथ आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। अब तक साथियों बिल्कुल आज़ाद पंछी थे, लेकिन साथियों अब आप सरकारी नौकरी में बंध गए हैं तो साथियों कुछ समय आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। लेकिन साथियों महीने 15 दिन बाद आप दोस्तों उस डिपार्टमेंट के अनुसार ढल जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपका जैसा व्यवहार रहेगा उसी अनुसार दोस्तों डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। उसके साथ ही साथियों जो सूचना सहायक अभी तक कार्य ग्रहण नहीं करे और उनको उनके जिले से काफ़ी दूर या दोस्तों उनकी मनपसंद जगह उनको नहीं मिली है तो क्या हमारा पदस्थापन स्थान चेंज हो जाएगा? तो साथियों इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। वैसे साथियों संभावना बहुत कम है, फिर भी साथियों आप यदि कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, किसी प्रकार से दोस्तों अधिकारियों से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन संभावना इसकी न के बराबर है। और साथियों जिन सूचना सहायकों का पदस्थापन जिस स्थान पर किया गया है और आप दोस्तों वहाँ कार्यकरण करने जा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के द्वारा कार्यकरण करवाने से मना किया जा रहा है या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सूचना सहायक की पोस्ट नहीं है, तो साथियों इस स्थिति में आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग मुख्यालय जयपुर में संपर्क करना होगा। और राजस्थान के साथियों कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनका जो मुख्यालय जयपुर में है या दूसरी जगह है, वहीं पर दोस्तों उनके डीडीओ पावर है। तो आप दोस्तों जहाँ पर पदस्थापन किया गया है वहाँ पर कार्यकरण नहीं करवाया जाता है और आपको दोस्तों उनके हेड ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, तो आपको हेड ऑफिस में ज्वाइन करना होगा। क्योंकि साथियों उनके पास इस्टेब्लिशमेंट का किसी प्रकार कोई भी साधन नहीं होते, सभी उनके हेड ऑफिस से संचालित होते हैं, सैलरी भी हेड ऑफिस से बनती है। इसके लिए उनके हेड ऑफिस में आपको ज्वाइन करना होगा। और जैसा कि साथियों मैंने पहले आपको बताया था कार्यग्रहण आपको कहाँ पर करना है, ज्वाइनिंग कहाँ पे देनी है,
तो जिस विभाग का जहाँ पे डीडीओ पावर होता है वहीं पे दोस्तों कार्यकरण ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है और उसके बाद दोस्तों उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको जो पदस्थापन किया गया है उस स्थान पर भेज दिया जाता है। इसमें साथियों कॉमन सवाल ज़्यादातर तहसील, एसडीएम, बीसीएम ऑफिस आदि के आ रहे थे। तो साथियों आपको उनके संबंधित कार्यालय में डीडीओ पावर होता है तो वहीं पे आपको कार्यकरण करना है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की बात करें तो साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के आपको जिला मुख्यालय पर ज्वाइनिंग देनी होगी। जिला मुख्यालय पर ज्वाइनिंग करवाने के बाद जहाँ पर भी दोस्तों आपका पदस्थापन किया गया है, जिस ब्लॉक में, जिस पंचायत समिति में, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कार्यग्रहण करने के संबंध में कार्यग्रहण के समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कार्यग्रहण रिपोर्ट कैसे प्रेषित करनी होगी, ऑफिस टाइम क्या होता है, सीनियरिटी, म्यूचुअल ट्रांसफर, एक्सटेंशन आदि जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल थे, सभी सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। और आपके मन में जो भी डाउट थे सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी दोस्तों सूचना सहायक के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नवचयनित सभी सूचना सहायकों से दोस्तों अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों अन्य साथियों को भी शेयर करें जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सभी भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तय समय पर मिल सके। और साथ ही आपके इन सवालों के अतिरिक्त और कोई अन्य सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उनका जवाब भी देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।